गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में कभी हंसी गूंजती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा था, क्योंकि उस घर में रहने वाले माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और पीछे रह गई थीं उनकी दो जवान बेटियां, सीता और गीता। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर भूख और चिंता का सन्नाटा पसरा हुआ था। दीदी, रात भर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पेट में ऐसी जलन हो रही है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर आग सी लगी हो। गीता, मैं जानती हूँ, भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, ये इंसान के हौसले को भी तोड़ने लगती है। लेकिन सुन, हमें टूटना नहीं है। अगर हम ही हार मान लेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या? लेकिन दीदी, आखिर कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे हम? ना अपना कोई खेत है, ना कोई काम, ना कोई सहारा। गांव वाले भी हमें देखकर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे हम कोई इंसान ही नहीं, जैसे हम उनके लिए कोई बोझ या पाप हों। और हमारी गाय भी अब दूध नहीं देती। अब तो वो भी हमारी तरह बेबस हो गई है। दुनिया हमें क्या समझती है ये जरूरी नहीं है गीता। हम खुद को क्या समझते हैं वो ज्यादा जरूरी है। और याद रख, हम कमजोर नहीं हैं। हालात ने हमें मजबूर जरूर किया है, लेकिन तोड़ा नहीं है। देखो देखो, अभी तक यहीं पड़ी हैं ये दोनों। मैंने तो कहा था ना, ये घर ही अपशगुन है। जहां ये रहेंगी वहां बर्बादी ही आएगी। सच कहा। जब से इनके माँ बाप मरे हैं, गांव में एक ना एक मुसीबत आती ही रहती है। ये दोनों मनहूस हैं। इनका साया भी पड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है। बस बहुत हो गया। अब इन दोनों को यहां रहने नहीं देंगे। सरपंच से बात करेंगे। आज फैसला होकर रहेगा। दीदी, ये लोग हमें इतना बुरा क्यों कहते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर भी सब हमें ही गलत समझते हैं। कुछ नहीं गीता, ये लोग अपने डर को सच मान बैठे हैं। और जब इंसान डर जाता है ना, तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। शाम होते होते पूरे गांव में बात फैल जाती है। चौपाल पर भीड़ जमा हो जाती है। सीता और गीता को भी वहां बुलाया जाता है। सीता, गीता, तुम्हें पता है क्यों बुलाया गया है? इतनी चुप क्यों खड़ी हो? कुछ समझ में आ रहा है ना तुम्हें? नहीं सरपंच जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। गलती? तुम्हारा यहां होना ही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, यही सच है। तुम दोनों का इस गांव में होना ही सबकी मुसीबत की वजह बन गया है। गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से अपशगुन हो रहा है, फसलें खराब हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। हर तरफ परेशानी ही परेशानी फैल गई है। सरपंच जी, हम गरीब हैं, अनाथ हैं, लेकिन मनहूस नहीं हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमें मत भगाइए यहाँ से। हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे इस दुनिया में अकेले? नाटक मत करो। हमें सब पता है तुम दोनों इस गांव के लिए खतरा हो। अगर हमारा होना ही तुम्हारे लिए खतरा है तो हम चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी को बिना गलती के सजा देना सबसे बड़ा पाप होता है। गांव से निकाले जाने के बाद सीता और गीता जंगल के अंदर एक पुराने टूटे हुए छप्पर के पास रुक गईं। चारों तरफ घना सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में उनकी छोटी सी दुनिया। ना कोई इंसान, ना कोई सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ। दीदी, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यहाँ ना कोई घर दिख रहा है, ना कहीं कोई रोशनी, और ऊपर से ये काले घने बादल। दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर तो मुझे भी लग रहा है गीता, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। यही हमारी जगह है, यही हमारा घर है। हमें इसे ही अपना बनाना होगा, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। हवा तेज होती जा रही थी। तेज हवा के साथ बारिश की पहली बूंद गिरती है और देखते ही देखते
मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा जंगल भीग गया। दीदी, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चारों तरफ बस पानी ही पानी हो गया है। रास्ते भी डूब गए हैं। हम खाना कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो एक दाना भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम? सुन गीता, हालात चाहे जितने भी खराब हो जाएं, हम हार नहीं मानेंगे। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन हम जिंदा रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बारिश और तेज हो जाती है, बिजली चमकती है। तभी उनकी गाय, जो बाहर बंधी थी, जोर जोर से रंभाने लगती है। दीदी, देखो हमारी गाय बाहर भीग रही है, कैसे कांप रही है बेचारी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। यही तो हमारा आखिरी सहारा है। नहीं गीता, जब तक हम जिंदा हैं इसे कुछ नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार है ये। सीता रस्सी खोलती है और पूरी ताकत से गाय को अंदर झोपड़ी में ले आती है। दीदी, ये भी हमसे कितनी जुड़ी हुई है। जब हम रोते हैं तो ये भी बेचैन हो जाती है। हमारी तकलीफ इसे भी महसूस होती है। अब ये बाहर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। ये हमारे साथ ही रहेगी, हमारे परिवार की तरह। हाँ, आज से ये सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारा परिवार है। और परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। माँ बाबा के जाने के बाद यही हमारे साथ रही है। अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। झोपड़ी के अंदर अब तीनों साथ थे। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर एक छोटा सा अपनापन। सुन गीता, आज रात हमें जैसे तैसे निकालनी होगी। हालात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे। कल सुबह मैं पास के शहर जाऊंगी। यहाँ गांव में तो हर कोई हमें पहचानता है, हर कोई हमें ताने देता है, लेकिन शहर में लोग हमें नहीं जानते। शायद वहाँ कोई हमें काम दे दे। अगर हमें मौका मिला तो हम फिर से अपनी जिंदगी खड़ी कर सकते हैं। और मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी दीदी? अगर तुम नहीं रही तो मुझे बहुत डर लगेगा। तू यहीं रहना, हमारी गाय का ध्यान रखना। वो भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना हम एक दूसरे के लिए हैं। आज की रात बस भूख सह ले। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं कल खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। कुछ ना कुछ लेकर जरूर लौटूंगी। दीदी, तुम सच में मेरे लिए माँ और बाप दोनों हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस दुनिया में अकेली ही टूट जाती। ऐसी बातें मत कर गीता। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, और जब तक हम साथ हैं तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। रात बीतती है और सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में फैल जाती है। बारिश थम चुकी थी। तुम जा रही हो? हाँ, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। तू यहाँ ध्यान रखना और बाहर ज्यादा मत जाना। जंगल में हर चीज सुरक्षित नहीं होती। सीता झोपड़ी से निकलकर जंगल के रास्ते शहर की ओर चल पड़ती है। कदम थके थे, लेकिन इरादा मजबूत था। यहाँ सच में कोई किसी को नहीं जानता। शायद यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। भैया, कोई काम मिलेगा क्या? मैं कुछ भी कर लूंगी। झाड़ू, बर्तन, साफ सफाई, बस काम चाहिए। कोई काम नहीं है मेरे पास। यहाँ से चले जाओ। सुबह सुबह भिखारी आ जाते हैं। महंगाई पहले ही बढ़ती जा रही है, ऊपर से तुम लोगों का नाटक। सीता एक के बाद एक दुकानों पर जाती है, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ मना ही मिलता है। उसके कदम अब भारी होने लगते हैं। शायद यहाँ भी कोई फर्क नहीं है। जगह बदलने से किस्मत थोड़ी बदलती है। लोग तो वही हैं। बेटी, सुबह से देख रहा हूं तू हर दुकान पर जा रही है, काम ढूंढ रही है ना? हाँ बाबा, कोई भी काम मिल जाए। घर पर मेरी छोटी बहन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। बेटी, तू हार मानने वालों में से नहीं लगती। आज से तू यहाँ काम शुरू कर सकती है। ये कुछ रुपये हैं, पहले दिन की मदद समझ ले।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं इसे संभाल कर रखूंगी और मेहनत से काम करूंगी। आपने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सीता उन रुपयों से कुछ राशन खरीदकर घर की तरफ चल पड़ती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद झलकती है। दीदी जल्दी लौट आएं, बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। अगर हमें थोड़ी सी भी उम्मीद मिल गई तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोनों बहनें मिलकर चूल्हा जलाती हैं। बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। बाहर मूसलाधार बारिश थी, लेकिन अंदर दोनों बहनें गर्म खाना खाकर सुकून महसूस कर रही थीं। उसी दौरान गांव की औरतों के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। एक आदमी चुपके से चाय वाले बुजुर्ग के पास जाकर सीता के खिलाफ उसके मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। अरे चाचा, सुना है आपने आपने अपने यहाँ काम पर एक गांव से आई लड़की को रखा है। अगर रखा है तो संभल जाओ, वो अनाथ है, आपके ऊपर कर्ज भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके काम को भी बिगाड़ दे और आप डूब जाओ। अगले दिन जब सीता फिर काम पर आती है, सुनो लड़की, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे अपना काम बंद नहीं करवाना है। सुना है तुम अनाथ बहनें हो और लोग कहते हैं कि तुम मनहूस हो, काम बिगाड़ देती हो। अब यहाँ से चली जाओ। लेकिन बाबा, ये सब सिर्फ अफवाह है। आप तो जानते हैं ना, गांव वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें फैलाते रहते हैं। मेरे माँ बाप का इस दुनिया से जाना किस्मत की बात थी। ये सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें हमारी क्या गलती? आप शहर के होकर भी इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए बाबा, हमारा आखिरी सहारा मत छीनिए। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं ऐसी कोई मुसीबत नहीं चाहता जिससे मेरी रोजी रोटी पर असर पड़े। तुम कहीं और जाओ, सुबह सुबह यहाँ मत रुको, दिन खराब हो जाएगा। सीता यह सुनकर उदास हो जाती है। बिना कुछ कहे वह वहां से चली जाती है। उसके कदम भारी थे और आंखों में आंसू। रास्ते में वह जंगल के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, थकी हुई, हारी हुई और पूरी तरह टूट चुकी। हे भगवान, कितनी खराब किस्मत है हमारी। पहले माँ बाप का साया उठ गया और अब ये दुनिया हमें जीने भी नहीं दे रही। मैं क्या करूं? गीता को क्या जवाब दूं? उसके खाने का इंतजाम कैसे होगा? हमारी गाय का पेट कैसे भरेगा? मैं इतनी बेबस कभी नहीं थी। शाम ढलने लगती है। सीता वहीं बैठी रहती है, आंखों में आंसू और मन में गहरी निराशा। सीता वहीं रोती रहती है। तभी उसकी नज़र एक फूल पर पड़ती है जो मुरझाया हुआ होता है और उसके ऊपर पानी नहीं पहुंच पा रहा था। वह उस पौधे को देखती है और बोलती है, फूल कितना सुंदर है, लेकिन इसके ऊपर तो पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से ये सूखने लगा है। मैं इसे नदी के किनारे वाली जगह पर लगा देती हूँ, ये फिर से खिलने लगेगा। सीता उस फूल को उठाकर पानी के पास लगा देती है और वहां से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती है। दीदी, आज क्या लाई हो खाने को? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, बहुत भूख भी लगी थी। सोचा था जब आप आएंगी तब कुछ बनेगा। गीता, अब जो बचा हुआ है वही थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ेगा। मुझे काम से निकाल दिया गया। उस बुजुर्ग बाबा को हमारे ही गांव के किसी आदमी ने भड़का दिया। वो भी उनकी बातों में आ गए और मुझे निकाल दिया। ये सब कब तक चलेगा दीदी? ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर कोई हमें ही गलत समझ रहा है। छोड़ गीता, चल जंगल के अंदर चलते हैं। अपनी गाय के खाने के लिए कुछ घास ले आते हैं, कम से कम वो तो सुरक्षित रहे। दोनों बहनें जंगल की ओर जाती हैं। आगे बढ़कर सीता की नजर उसी फूल के पौधे पर पड़ती है। दीदी, ये देखो, ये वही फूल है जो कुछ देर पहले तक मुरझाया हुआ था। अब कितना खिल गया है। गीता, देखो, एक मुरझाया हुआ फूल अगर सही जगह पाकर फिर से खिल सकता है, तो क्या हमारी जिंदगी भी कभी नहीं बदल सकती? दीदी, क्या हमें भी कभी इज्जत से जीने का हक मिलेगा? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब लोग हमें शख्स से नहीं, इंसान समझकर देखेंगे? हक मिलेगा गीता,
और अगर दुनिया नहीं देगी तो हम खुद हासिल करेंगे। चलो अब सरपंच के पास चलते हैं, एक आखिरी बार अपना सच साबित करने का मौका मांगते हैं। दोनों बहनें सरपंच के घर पहुंचती हैं। डर भी है, दर्द भी है, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो पहले ही गांव से निकाल दिया गया था, कहीं फिर से अपशगुन फैलाने तो नहीं आ गई? सरपंच जी, आप तो पूरे गांव को चलाते हैं, क्या आप हम पर रहम नहीं करेंगे? हमें सिर्फ खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए। मौका? कैसा मौका? गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारी वजह से खेत खराब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक बार तुम्हारी वजह से हरिया की गाय भी खो गई थी। बस सरपंच जी, गांव वालों की यही मानसिकता बदलनी होगी। हमें साबित करना है कि जो भी हुआ वो हमारे कारण नहीं हुआ। हम बिना वजह शक के घेरे में जी रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। एक बंजर खेत है, अगर तुमने 1 महीने में उसमें सब्जी या फसल उगा दी तो हम मान लेंगे कि तुम अपशगुनी नहीं हो। हमें मंजूर है सरपंच जी, हम अपने सिर से ये कलंक मिटाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, लेकिन हम सच साबित करके ही रहेंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है और अब ये अपमान और नहीं सहेंगे। सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आएगा और उस दिन लोग खुद समझेंगे कि हम दोषी नहीं थे। उसी दिन से दोनों बहनें उस बंजर खेत में दिन रात मेहनत करने लगती हैं। हाथों में छालें, आंखों में नींद नहीं, लेकिन दिल में उम्मीद जरूर है। देखो, फिर आ गई ये दोनों। अब देखना, ये खेत भी इनकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। ये जहां जाती हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। अब इस बंजर खेत का भी यही हाल होने वाला है। दिन गुजरते हैं, हर दिन मेहनत, पसीना और टूटने के बावजूद फिर उठने की कहानी बन जाता है। धीरे धीरे वह बंजर जमीन बदलने लगती है। गीता, देखो, ये मिट्टी अब पहले जैसी नहीं रही। इसमें नमी है, इसमें जीवन है। लगता है हमारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। हाँ दीदी, शायद अब भगवान भी हमारी मेहनत देख रहा है। अब लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी, बस थोड़ा और हौसला रखना है। एक महीना बीत जाता है। दोनों बहनों ने मेहनत और लगन से खेत में फसल और सब्जियां उगा दी थीं। अगले दिन सरपंच आने वाले थे। गीता, आज देखना, जब सरपंच और गांव वाले हमारी मेहनत देखेंगे ना, तब उन्हें समझ आएगा कि हम भी किस्मत वाली हैं। फिर वो हमें अपना लेंगे और हम फिर से अपने घर में रह पाएंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हो। कल जरूर कुछ अच्छा होगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस भगवान से यही दुआ है कि सब हमारे हक में हो जाए। जब गांव वाले और सरपंच वहां इकट्ठा हुए तो देखा जमीन वैसी की वैसी ही थी, पूरी बर्बाद। सीता और गीता यह देखकर टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। तुमने मौका मांगा था, मैंने दिया, लेकिन अब साबित हो गया कि तुम अपशगुनी हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब कभी गांव में मत आना। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। हमने सच में इस खेत को हरा भरा कर दिया था। हमने दिन रात मेहनत की थी, हर एक पौधे को अपने हाथों से लगाया और संभाला था। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारी मेहनत पर विश्वास कीजिए। तभी एक औरत चीखते हुए आती है। सरपंच जी, जल्दी चलिए, मेरे पति को सांप ने काट लिया है। वो खेत में काम कर रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी चलिए। सब लोग वहां पहुंचते हैं। हरिया जमीन पर पड़ा होता है, उसके पास वही फसल और सब्जियां बिखरी पड़ी होती हैं। ये तो हमारी उगाई हुई फसल और सब्जियां हैं, ये यहाँ कैसे आईं? कुछ देर बाद हरिया को होश आता है। सीता, गीता, मैं ही असली दोषी हूं। मैंने ही गांव वालों के मन में तुम्हारे खिलाफ नफरत भरी थी। मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर हड़पना चाहता था, इसलिए मैं लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ शक और डर पैदा करता रहा। मेरे साथ किसन भी मिला हुआ था।
ये सब हम दोनों का ही किया धरा है। फसल खराब करना, गायों को गायब करना, ये सब मैंने ही किया था, सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारा खेत बर्बाद किया और ये सारी फसलें फेंकने जा रहा था, तभी सांप ने मुझे काट लिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान किसी को ज्यादा देर तक नहीं तड़पा सकता। ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है, और आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। हरिया भैया, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे माँ पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों बहनें पहले ही इतने दुख में डूबी हुई थीं और फिर आपने हमारे साथ ये सब किया। आपको नहीं पता कि एक गलतफहमी और भ्रम किसी की पूरी जिंदगी को कितना बर्बाद कर देता है। सीता की बात सुनकर वहां के लोगों की आंखों में पछतावा और शर्म साफ दिखाई देने लगी। अगले ही पल सरपंच और गांव वालों ने हरिया और किशन को कारागार में डलवा दिया और सीता व गीता को पूरे सम्मान के साथ गांव में वापस बुलाया गया। गीता, देखा तूने, आखिर सच्चाई की जीत हुई। अगर हम उस समय रोते रहते, हार मान लेते और हिम्मत छोड़ देते तो शायद कभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। हम बस ऐसे ही दर दर भटकते रहते, हर रास्ता हमें और मुश्किल लगता और जिंदगी बोझ जैसी लगने लगती। लेकिन बस एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सही समय पर सही फैसला लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आज जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। आखिर में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है। हाँ दीदी, अब हम और हमारी गाय अच्छी जिंदगी जिएंगे। हम अपनी जमीन पर सब्जी बोएंगे और बेचेंगे। अब सब ठीक है। लोग हमें पूरे मान सम्मान के साथ देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें